दोस्तों इसमें जो अपने यहाँ पढ़ा है ओबेसिटी, इट इज डिफाइंड एज एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यू ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ फैट सेल्स साइज। जो फैट सेल्स होती है उसकी साइज में एनलार्जमेंट होता है, उसकी वजह से होता है, तो उसको हाइपरट्रोपिक ओबेसिटी बोलते हैं। और जो इंक्रीज फैट सेल्स नंबर में अगर होता है तो उससे हाइपरप्लास्टिक, जो अगर नंबर ही बढ़ता है, अगर उसकी साइज बढ़ती है तो उसके अंदर दोस्तों अपन हाइपरट्रोपिक बोलते हैं। और जो अगर उसकी सेल्स नंबर काउंट बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लास्टिक। और कॉम्बिनेशन बोथ भी हो सकता है। ओबेसिटी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, इसको बीएमआई के अंदर अपने बीएमआई के अंदर इसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओवरवेट इज ड्यू टू ओबेसिटी बट कैन अराइज फ्रॉम अदर कॉज सच एज एब्नॉर्मल मसल डेवलपमेंट फ्लूइड। ये ओवरवेट होता है, कई और कारण भी हो सकते हैं दोस्तों, है ना। ओबेसिटी इज की रिस्क फैक्टर फॉर अदर नॉन कम्युनिकल डिजीज लाइक, अब ये ओबेसिटी है ना, अदर जो बीमारियां नॉन कम्युनिकल डिजीज होते हैं उनके लिए रिस्क फैक्टर होता है। ओबेसिटी अपने आप में ही एक बीमारी है दोस्तों, जिसमें हाइपरटेंशन, इसकी वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी हो सकती है, और वाइल कोरोनरी हार्ट डिजीज भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज सच एज रिनल फेलियर आदि भी हो सकता है इन सेवरल आफ्टर कुछ सालों बाद। कोज क्या हो सकता है, कोज क्या होता है, एज भी हो सकती है। एक एज होती है, इन्फेंट हैव एक्सेसिव वेट, अगर किसी वेट बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा होता है। सेक्स जब फीमेल होती है, फीमेल्स में मेल्स की से ज्यादा ओबेसिटी मिलती है। जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में तो फिजिकल इनएक्टिविटी भी हो सकती है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी हो सकता है, ईटिंग हैबिट्स भी हो सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, जैसे कि एक बुलिमिया, नर्वोसा ऐसी बीमारियां, तो इसमें पता नहीं रहता, वो हैबिट्स बहुत ज्यादा थे, वो बहुत ज्यादा खाना खाता है दोस्तों। सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल केवल जो व्यक्ति साइकोलॉजिकली अफेक्टेड होते हैं वो भी ज्यादा खाना खाते हैं। सम एंडोक्राइन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कसिंग सिंड्रोम, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ड्रग्स आदि भी इसके रीजन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक आएगा ब्लाइंडनेस है। ब्लाइंडनेस के बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। WHO डिफाइंड ब्लाइंडनेस एज विजुअल एक्टिविटी ऑफ लेस देन 3/60, यानी कि ये इससे अगर नीचे होगा तो उसको विजुअल ब्लाइंडनेस में शामिल किया जाता है दोस्तों, है ना। विजुअल एक्टिविटी जो इससे नीचे होगी, 3/60 से नीचे होगी, तो उसको ब्लाइंडनेस में शामिल, और इट्स इक्विवेलेंट इसके बराबर होगी। मेजर कोज ऑफ ब्लाइंडनेस से आता है कैटरैक्ट। अब सबसे ज्यादा मेजर कोज होता है ब्लाइंडनेस का क्या होता है दोस्तों, कैटरैक्ट। यानी इन अदर बीमारियों से कैटरैक्ट सबसे ज्यादा होता है, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस आती है दोस्तों, जिसमें जाड़ा जाता है। ये क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि ब्लाइंडनेस का सबसे ज्यादा कारण क्या हो सकता है, तो ब्लाइंडनेस का सबसे ज्यादा कारण होता है कैटरैक्ट। ठीक है दोस्तों, एक ग्लूकोमा होता है जिसमें बोलते हैं काला पानी आना। काला पानी किसी भी वृद्ध व्यक्तियों की ज्यादा बनता है दोस्तों, काला पानी 6.4 मिलियन लोगों में। तक ट्रिकोमा हो सकता है, ट्रिकोमा 5.6 मिलियन लोगों में। चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस भी हो सकता है दोस्तों, बच्चों में जन्मजात ब्लाइंडनेस हो सकती है। ऑन्कोसिलोसिस एक बीमारी होती है, उसकी वजह से विजुअल विजन 2020 एक टर्म है जिसमें राइट, इसका मीन है द राइट टू साइट, किसी व्यक्ति का जो राइट है ना वो साइट यानी देखना उसका राइट है, ये एक स्लोगन था दोस्तों। इट्स ग्लोबल इनिशिएटिव टू एलिमिनेट द अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस वाज लॉन्च्ड बाय WHO on 18 फरवरी 1999। ये इसको 18 फरवरी 1999 को लॉन्च किया गया था। अब कुछ नई चीजें हैं दोस्तों अपने सामने। एक्सीडेंटल, इसका जो नॉन कम्युनिकल डिजीज के अंदर शामिल किया जाता है। एक्सीडेंटल और इंजरीज जो शामिल किया जाता है उसमें एनसीडी में शामिल किया जाता है दोस्तों। इट इज डिफाइंड एज अनएक्सपेक्टेड। अब दोस्तों ये जो एक्सीडेंट होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा एक्सीडेंट हो, मेरे कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाए। ठीक है, तो किसी को पता नहीं होता, अनप्लान्ड होता है उसे, ये भी पता नहीं होता, मैं कोई प्लान थोड़ी करता एक्सीडेंट। तो ये एक नॉन कम्युनिकल इसीलिए शामिल किया गया है कि ये पता नहीं होता है उस व्यक्ति को। ठीक है, अगेंस्ट बीच में इन्वॉल्व इंजरी, इसके अंदर इंजरी को शामिल किया जाता है, जो एक ऐसी एबनॉर्मलिटी आ जाती है दोस्तों जिसमें कि वो लाइफ लॉन्ग उसकी चलती है, उसको भी हम इसमें एनसीडी में शामिल करते हैं। टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स आप कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, डोमेस्टिक एक्सीडेंट हो सकता है, ड्राइविंग हो सकता है, बर्न हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है, फायर इंजरी, शार्प पॉइंट इंसिडेंट किसी भी हो सकता है, बाइट और अदर इंजरीज हो सकती है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो सकता है, रेलवे एक्सीडेंट और वायलेंस कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये काफी, इसको लिख लेना दोस्तों, ज्यादा काम की चीजें नहीं है पर इस कुछ नॉलेज। अब ये काम की चीज है दोस्तों, सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाएगा वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो, अगर यहाँ से पूछा जाएगा थर्ड वाला, ये इसमें इंडिया आता है जो, है ना। इसको मीन समझ लो, डेमोग्राफी होती क्या, इट मीन साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये कि जो पॉपुलेशन की स्टडी, किसी भी एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन होती है उसकी स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ही डेमोग्राफी बोली जाती है। हाउ दीज फैक्टर्स आर चेंज, अब ये फैक्टर्स जो पॉपुलेशन होते हैं वो कौन से फैक्टर्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन वहां की घटती बढ़ती रहती है या फिर
नॉर्मल वही रहती है, लगातार वही चलती है। ओवर टाइम टू ड्यू टू द फर्टिलिटी, अब इसमें फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, मैरिज और माइग्रेशन, सोशल मोबिलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्या क्या रोल अदा करते हैं? ये 4-5 चीजें हैं तो रोल अदा करती है एक एरिया की पॉपुलेशन के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? हाई स्टेशनरी। अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? जो बर्थ रेट होती है वो भी ज्यादा होती है और डेथ रेट भी ज्यादा होती है। उसमें इंडिया जो था 1920 के अंदर शामिल था, अभी नहीं है, लेकिन वर्तमान में इंडिया इस थर्ड स्टेज में आ चुका है। सेकंड स्टेज कौन सी है दोस्तों? सेकंड स्टेज है डेथ रेट डिक्रीज। अब इसमें डेथ रेट तो डिक्रीज हो रही है, डेथ तो, और बर्थ रेट क्या हुआ है? अनचेंज। ये बर्थ है जो वैसे ही चल रही है जैसे बर्थ होना है, डेथ डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इस एज में। थर्ड स्टेज होती है इसमें लेट एक्सपेंडिंग बोलते हैं जिसको, इसमें डेथ रेट डिक्लाइन, इसमें डेथ रेट भी कम हो रही है और बर्थ रेट है वो भी कम हो रही है। पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज बर्थ एक्सीडिंग डेथ। अब इसमें क्या बर्थ ज्यादा होती है जिससे डेथ से, क्योंकि यहाँ डेथ रेट घटती जा रही है ना। इसमें इंडिया एंटर्ड इन दिस स्टेज, अब इंडिया इसमें एंटर कर चुका है। फोर्थ स्टेज होती है लो एक्सटेंसिटी, इसके मतलब लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, इन दोनों में बर्थ रेट भी कम होती है और डेथ रेट भी कम होती है। ये जो साउथ जो वेस्टर्न कंट्रीज है दोस्तों, उनमें ये है, काफी जो डेवलप्ड कंट्रीज है दोस्तों उनमें ये चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, नमस्कार। आप मेरा जो चैनल है दोस्तों, मैंने ये लाइव ली है क्लास आज इस पे, लेकिन मैं हो सकता है कि लाइव नहीं लेकर के मैं अपने लैपटॉप से ही करूं, वो भी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देगी। तो मैं दोस्तों लाइव बहुत कम आऊंगा। तो अगर मेरा चैनल है जो सरल होम्योपैथी के नाम से चलता है, सरल होम्योपैथी, इसमें स्पेस है ना बीच में, और होम्योपैथी के नाम से है दोस्तों, तो इस पे आप इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आपको काफी चीजें, मैं हो सकता है इससे संबंधित नहीं, मैं काफी होम्योपैथी से संबंधित भी आपको नॉलेज बाद में दूंगा, लेकिन अभी जो मेरा एम है, मोटो है, वो है उद्देश्य, मैं जो तैयारी कर रहे हैं आज के समय में, जो भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, जो CHO की तैयारी कर रहा है या नर्सिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर NM आइस, जो अभी कुछ समय में आइस डॉक्टर्स की भर्ती आने वाली है दोस्तों, आइस डॉक्टर्स की और आइस कंपाउंडर्स की अभी चल रही है दोस्तों, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, मैं भी दोस्तों इस फेज से गुजर चुका हूँ, मैं NRHM के फेज से गुजर चुका हूँ, तो मुझे काफी अच्छा नॉलेज है, मैंने काफी अच्छे रंग से पास भी किया है इसको अभी, लेकिन मैं अभी राज्य सरकार में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो मैं दोस्तों आपसे उम्मीद यही करूंगा, आप सबसे ज्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं काफी अच्छा आपके लिए कर सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, आपका भविष्य अच्छा हो।